क्या हाल है? खैर से ठीक ठाक। अकेडमी के हवाले से चैप्टर 6 आपका है और बेसिकली हम लोग जो है वो ई कैट एम कैट की बात कर रहे थे और ई कैट एम डी कैट के हवाले से बात करें तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है और केमिकल इक्विलिब्रियम की भी बात करें तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं जो कि चैप्टर को डिस्क्राइब करने के और उसको प्रिसाइज करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम रिएक्शंस को देखें तो रिएक्शंस हमारे पास बेसिकली दो किस्म के हो सकते हैं रिएक्शंस। एक वो रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड चलता है और सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम इररिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है, यानी वो रिएक्शंस जिनमें सारा का सारा ऑलमोस्ट तमाम का तमाम रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, इन रिएक्शंस को हम इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट में ब्रेक करूं, हीट करूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, वन साइड रिएक्शन जो वो कहलाता है इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। सेकेंडली वो रिएक्शंस जो टू वेज रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जो फॉरवर्ड चलते हैं बैकवर्ड चलते हैं, यानी इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, ऑलमोस्ट जो है वो चलता रहेगा और ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर कंबाइन किया जाए तो इनके आपस में मिलाने से अमोनिया गैस बनती है और अमोनिया टूट के वापस भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बना देती है। तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो के नाम से पहचाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर कितना रिएक्टेंट या कितना प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है या कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो रेशो निकलेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन का। हम ये भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है, इनके दरमियान जो रेशो है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो मोल्स पर डीएम क्यूब हो जाएगी या मोलैरिटी पर सेकंड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सीधे है वो है a state of equilibrium at which the rate of forward and rate of backward reaction becomes equal called as chemical equilibrium। ठीक है, chemical equilibrium की तरफ से डेफिनेशन है कि वो कंडीशन जिस पर फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट जो है वो बराबर हो जाए। एक ऐसी कंडीशन जिसमें फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट जो है ना दोनों जो है वो इक्वलाइज हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। फॉर एग्जांपल यहाँ से रिएक्टेंट कम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से प्रोडक्ट बढ़ रहा है और एक बात ऐसा है कि दोनों आपको पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी। पैरेलल लाइंस आने का मतलब ये होगा, अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में तब्दीली नहीं आ रही और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में तब्दीली आ रही है। तो इसका मतलब है कि ना रिएक्टेंट मजीद कम हो रहा है ना प्रोडक्ट मजीद बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं, जो कि चैप्टर के नाम से भी हमारा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली क्या है कि अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन एट कांस्टेंट टेंपरेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपल है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रफ्तार जो होती है किसी भी रिएक्शन की, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा कंटेनर के उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना कम प्रोडक्ट बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स जितने रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, ज्यादा कोलाइड होंगे, ज्यादा टकराएंगे, प्रोडक्ट आपका तेजी से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन है। रेट कांस्टेंट जो है वो बेसिकली क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशो होता है। कब? जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, क्या कहते हैं? द रेशो बिटवीन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड
द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ये हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो बनता है, जिसको हम कहते हैं Kc प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो रेशियो आ रहा है, उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं और Kc से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा, अगर रिएक्शन जो है वो गैस की फॉर्म में है, गैसियस मिक्सचर है, तो वहां पर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं लेते, बल्कि वहां प्रेशर का जिक्र करते हैं, क्योंकि गैसेस होती है वो प्रेशर के साथ होती हैं, तो वहां हम प्रेशर को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Kp जो है वो प्रोडक्ट की प्रेशर और रिएक्टेंट प्रेशर के दरमियान रेशियो जो है वो कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि डायरेक्शन रिएक्शन की कहां होगी या रिएक्शन की हद कितनी होगी। तो ये शॉर्ट कीज में लिखिएगा कि I की वैल्यू Kc से ज्यादा हो, ठीक है। कि I की वैल्यू जो है वो आपके पास Kc से अगर आपके पास ज्यादा आ रही है, कि I, अच्छा अब Ki बेसिकली क्या है, Ki जो है वो इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है। Kc से ज्यादा आ रही है, Kc कब बनेगा, जब इन दोनों की रेशियो फिक्स हो जाए। लेकिन Ki की वैल्यू ज्यादा आ रही है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। तो जब प्रोडक्ट ज्यादा है तो लाजिम तौर पर रिएक्शन जो है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और Ki की वैल्यू अगर कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा होंगे या प्रोडक्ट जो है वो कम होगा, तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सके, Kc की वैल्यू लाया जा सके। अच्छा, K और Kc दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड में चलता रहेगा। अच्छा, अब Kc की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत लार्ज वैल्यू थी, यानी कि ऐसे कंडीशन में रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कहलाएगा, क्योंकि रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। Kc की वैल्यू बहुत कम आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर बड़ी मुश्किल से कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का टूटना, हाइड्रोजन फ्लोराइड का ब्रेक होना जो है वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन फ्लोराइड के हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट रिएक्शन इनकम्प्लीट कर रहा है। लेकिन अगर Kc की वैल्यू जो है वो मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दो साइड में जो है वो चल रहा है। आखिरी चीज, नेक्स्ट चीज होगा ली शैटलर्स प्रिंसिपल। ली शैटलर प्रिंसिपल सिंपल ये याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन को उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर आप डिस्टर्ब करते हैं किसी भी तरीके से, कंसंट्रेशन चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, टेंपरेचर चेंज करके, अगर आप कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेंपरेचर चेंज करके किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब करते हैं, तो रिएक्शन उस साइड में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, उस साइड पर जाएगा जिस साइड पर रिएक्शन को प्रोसीड होने पर इक्विलिब्रियम वापस मिल जाए, रीअटेन हो जाए, यानी रिएक्शन उस साइड में जाएगा, रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां पर चलने पर इक्विलिब्रियम को दोबारा हासिल किया जा सके, ठीक है। एक एग्जांपल दी गई है कि फर्ज करते हैं 2a + b मिलकर COD बना रहा है, नेगेटिव साइन पर शो कर रहा है कि रिएक्शन जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो अब इसमें चार कंडीशन लगाएंगे कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाएं तो कंसंट्रेशन जैसी बढ़ेगी रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड चला गया। अगर आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा दें रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेंपरेचर को अगर बढ़ाएं, अच्छा याद रखिए कि टेंपरेचर का इंक्रीज करना रिएक्शन को हमेशा उस साइड पे लेके जाता है जहां पर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, जहां एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड एक्सो चल रहा है और बैकवर्ड एंडो आ रहा है। अगर हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं आएगा बल्कि बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है, तो टेंपरेचर का बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदेह है, रिएक्शन को वापस ले जाएगा। तो इस रिएक्शन को अगर मैं चाहता हूं प्रोडक्ट ज्यादा बने तो टेंपरेचर को डाउन रखना पड़ेगा, टेंपरेचर डिक्रीज रखना पड़ेगा ताकि फॉरवर्ड चलता रहे, ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट होता है, याद रखिएगा रिएक्शन प्रेशर को अगर आप बढ़ाते हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हमेशा उस साइड पर मूव करता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपके कम होंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 3 है, तो रिएक्शन हमेशा उस साइड में जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स जहां पर कम होते हैं, कब, जब प्रेशर को बढ़ाया जाए। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा टुवर्ड्स C और D, क्योंकि टुवर्ड्स C और D नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कम है, ठीक है। और अगर मैं प्रेशर को कम करूं तो रिएक्शन लाजमी तौर पर उसके रेसिप्रोकल है, बैकवर्ड आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो आपको बस ये देखना है कि साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रेशर का बढ़ना, प्रेशर का इंक्रीज करना रिएक्शन को उस तरफ ले जाता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी समराइज डिस्कशन थी, समराइज एक
हमने कोशिश की थी कि चैप्टर नंबर जो आपका 6 है केमी के लिए फिर उसको समराइज करते हैं। समरी की मैं आप लोगों के लिए एक छोटी वीडियो बना दूँ, तो ये मैंने आपको बना दी है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज के हवाले से एमसीक्यू सेक्शन जो होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।